नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। आज एक बार फिर मैं और रितिका बर्मन जी, हम दोनों एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका संबंध है ओसीडी से। ओसीडी एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी समस्या है, जिसको आम तौर पे जो है अगर आम भाषा में कहें तो वहम की बीमारी बोल देते हैं। बंदा हाथ धो के आया है, तो बार-बार हाथ ही धोता रहेगा कि हाथ में कहीं कीटाणु तो अगर गेट का ताला लगा के आया है, तो बार-बार उसको चेक करने के लिए जाएगा कि ताला लगा दिए कि नहीं लगा दिए। अगर कुछ कोई भी काम कर रहा है तो उसको रिपीटेडली करेगा। वहम इतना कि बात-बात पे वहम करे। ये क्यों होता है? ये कई लोग इसको पागलपन बोलते हैं, कई लोग इसको भूत-प्रेत चिपक गया वो बोल देते हैं। कई लोग और बहुत सारी चीज़ें इसको बोलते हैं। लेकिन बेसिकली इसको ओसीडी बोलते हैं। ये ओसीडी जहाँ तक मुझे ज्ञान है, अभी बाकी का रितिका बर्मन जी बताएँगे कि माइग्रेन, डिप्रेशन, डिप्रेशन के आगे की स्टेज जो है, वो ओसीडी हो जाती है। और उसके बाद वो है सिज़ोफ्रेनिया और आगे समस्याएँ पैदा होती हैं। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? रितिका जी आपका स्वागत है न्यूज़ एशिया पंजाब हिंदी पे। जी, नमस्ते। नमस्ते। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? जी, सर। ये तो बीमारियाँ आहिस्ता-आहिस्ता ही अपना रूप लेना शुरू करती हैं। जी, जो जी। सबसे पहले हमें जो है वो डिप्रेशन यानी चिंता रोग हाइपरटेंशन डिप्रेशन फिर माइग्रेन भी साथ में हो जाता है और उसके बाद हमें ओसीडी की प्रॉब्लम आती है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? जी, कुछ हद तक सर बिकॉज़ ओसीडी एक अलग चीज़ भी है और इनके साथ एज़ गिफ्टेड भी आ जाती है, पॉज़िटिव एंड नेगेटिव वे में। तो हम जी। इनको सिंपल वेज़ में समझना शुरू करते हैं आज। जैसे एक मोंजुलिका मूवी थी, हुँ, सबने देखी होगी, वो बॉलीवुड मूवी है। उसमें एक लड़की नॉर्मल लगती है सबको देखने में, पर उसकी हुँ, जब हरकतों को हम स्टार्टिंग से नोटिस करते हैं ना, तो कहीं न कहीं उसमें वो कुछ ना कुछ हरकत ऐसी दिखनी शुरू होती है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ, ये पर्सन किसी चीज़ से सफ़र कर रही है। पर वो हुँ, असल में पकड़ी तब जाती है जब उसको वो एक पूरे एक अदर फीमेल को, एक अदर स्टोरी को पढ़ करके उस फीमेल के कैरेक्टर में पूरा घुस जाती है, अपने कैरेक्टर को छोड़कर। और वो हुँ, इस तरीके से उसमें स्ट्रेंथन हो जाती है, मतलब उसमें पूरी तरह से घुस जाती है और उसकी ताकत में उसको मतलब हम कह देते हैं कि इस पर्सन के ऊपर किसी और चीज़ को हावी होना, ये चीज़ कह दी जाती है कि उस पे कोई और चीज़ हावी हो गई है। बट वो हुँ, एक्चुअली उसके माइंड ने खुद अपने अंदर एक ऐसी स्टोरी को अपने ऊपर भारी कर लिया है कि वो उसको अपने ऊपर हर चीज़ को करने की इजाज़त दे रही है। मतलब उसका माइंड खुद उस चीज़ को, उस कैरेक्टर को एक अपना पार्ट, हाफ पार्ट समझ लेते हैं उस बॉडी का कि हाफ पार्ट उसने मंजुली का बना लिया, हाफ पार्ट उसने उस कैरेक्टर को दूसरी लड़की का बना लिया। हुँ, अब ये हुँ, चीज़ें जब उसमें डेवलप होनी शुरू हुई तो किसी ने नोटिस नहीं किया और वो हुई कैसे, जब उसकी स्टोरी दिखाई जाती है कि पहले पेरेंट्स मतलब जो भी चीज़ होती है कि पेरेंट्स चले गए, पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, मर गए या कुछ भी हुआ और फिर उसके बाद जब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ आने लगी तो रहने लगी, तो फिर वो किस एनवायरनमेंट में रह रही थी, बाहर के एनवायरनमेंट कैसे थे, कौन-सी चीज़ों से वो जुड़ना शुरू हुई, कौन-सी चीज़ों से सुननी शुरू की, समझनी शुरू की, वो सारी चीज़ों से डील करके जब एक पर्सन एक नए जगह पर आता है, बड़ा होता जाता है, उसका इंटरेस्ट उन चीज़ों में से रिलेटेड ही बढ़ता जाता है। जब वो चीज़ें में इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, तो कहीं न कहीं एक चीज़ पे जाके उसमें ऑब्सेसिवनेस आ जाती है। तो वही चीज़ उसमें देखी गई कि उस लड़की को इतना ज़्यादा उसमें ऑब्सेसिवनेस हो गया, उसको अपने साथ जुड़ना फ़ील करने लग गई कि वो पूरी तरह से उस चीज़ में बदल गई, उस कैरेक्टर में ढल गई। और उस जी, कैरेक्टर का एक-एक पॉइंट उस पिक्चर में मोंजुलिका ने उठाया, मोंजुलिका के कैरेक्टर ने उठाया, उस लेडी ने। पर इसमें जो लास्ट में दिखाया गया कि हिप्नोटाइज़ करके वो सारा कुछ उसका माइनस कर दिया गया उसके दिमाग में से, पर एक्चुअल में वैसा होता नहीं है, इसका ट्रीटमेंट बहुत बड़ा टाइम लेता है। ये एकदम हुँ, से खत्म नहीं हो सकती है चीज़। और जी, ऐसा भी नहीं है कि एक ही बार में खत्म हो गई तो वापस नहीं आएगी, नहीं। ओसीडी इज़ समथिंग जिसका जड़ से खत्म होना नामुमकिन है। वो हो सकता है रिपीट होकर के वापस भी अपना साइकिल दोबारा भी घुमाए, ये हो हुँ, सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट्स प्रॉपर्ली लेने ज़रूरी हैं। इसकी थ्योरी, इसकी थेरेपीज़ लेनी ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। बहुत पर्टिकुलर एक इसका प्रोस्पेक्ट इसके थ्रू जाना ज़रूरी है। तो क्या सेकंड आ जाता है बॉडी के अंदर क्या बदलाव आते हैं कि ये चीज़ें होने लगती हैं? हाँ जी। बॉडी के अंदर क्या बदलाव आते हैं कि ये बीमारी हमें होने लगती है? सर अगेन वही चीज़ें रिपीट होंगी कि जेनेटिकली हमें ट्रांसफ़र होती हैं, फैमिली से, पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हो गई अगर किसी को है, एनवायरनमेंटली हम लोग इसको अडॉप्ट कर लेते हैं घर के अंदर और साथ में सोसाइटी एनवायरनमेंट। 4 चीज़ें वही हैं जो हर एक को प्रॉब्लम देती देती है। ये ट्रांसफ़र होनी ही है इस तरीके से।
अब अगर जैसे हम देखें तनु, अब ये इस लड़की के बारे में, अब इस लड़की के साथ जन्म से नहीं था, जेनेटिकली नहीं था, डीएनए ट्रांसफर नहीं था, फैमिली ट्रांसफर नहीं था, एनवायरमेंटल ट्रांसफर एंड सोसाइटी ट्रांसफर था। फादर मदर अगर किसी के, अगर सपोज कीजिए इन केस आज मेरे फादर मदर मर जाते हैं एंड कल को मैं आगे अपने आप को लेकर के चलती हूँ कि मेरे लिए वो तो एक हो गया कि मेरे लिए एक सपोर्ट थे, वो ही थे। अब उसके बाद मैं आगे चलती हूँ और चल करके किसी और फैमिली के साथ रह रही हूँ, फैमिली में जाकर के जब रहना शुरू किया तो उनके साथ जो मेरी डीलिंग्स होंगी, जो मुझे वो दे रहे हैं या मेरे थ्रू उनको मिल रहा है, मेरे थ्रू उनको बहुत अच्छा अच्छा मिल रहा है पर मुझे वो गलत दे रहे हैं, फिर मुझे इसे डराना, मेरे फियर्स को इंक्रीज करना। एक फियर तो लॉस का हो गया, अब ये फियर हो गया, फिर यहाँ पर एक फियर मेरा और जुड़ जाएगा कि अगर ये भी मुझे छोड़कर चले गए। जो हमारे दिन प्रतिदिन हम देखते जाते हैं ना चीजों को, और जिनसे हम भुगतते जाते हैं, वो ही चीजें कहीं ना कहीं एडल्टहुड, चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड में हमारी बढ़ती चली जाती हैं। इनकी, और इनकी जो हम कह सकते हैं कि इनका उपज जो वक्त होता है वो है हमारा बचपन से लेकर के 25 साल से पहले तक का। इसके अंदर जो चीजें हमने भुगत ली वही चीजें ओसीडी में ट्रांसफर हो जाएंगी, और इससे हमारा, अब अगर हमारा मानसिक ही इतना डेवलप्ड नहीं है, हमारा, अब कहते हैं ना कि अगर जो हमारी बुद्धि यानी हमारा जो यहाँ पर जो दिमाग है और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, अगर इनका फंक्शन का तालमेल ना बैठे तो हमारी कर्मेंद्रियां काम नहीं करेंगी, वो जी। आपस में अपना तालमेल बिठा के काम नहीं कर सकती। तो सेम चीज है कि अगर हमारी बुद्धि को हम कह रहे हैं रुक जाओ, तो वो क्या रुकेगी? हम कहेंगे तो रुकेगी, पर ओसीडी में नहीं होता। हम्म। ओसीडी में ये चीज है कि अगर अगर मैं ओसीडी से पीड़ित हूँ और मेरे माइंड में कोई थॉट चल रहा है तो उसका विजन भी सामने आ रहा है, और ये हम्म। इतना रिपीटेडली होगा कि या तो ये पूरा दिन चलेंगे, हो सकता है महीने तक चले एक ही चीज रिपीटेडली। मैं इसको रोकने की कोशिश करूंगी तो मैं मतलब अपने आप को और ज्यादा पीड़ा दे रही हूँ, पीड़ा इन द सेंस एंजाइटी इसमें अकर हो जाएगी, डिप्रेशन में चली जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने आप को रोक, नेचुरली हम किसी चीज को नहीं रोक सकते, हम्म। नॉर्मल वे में रोक सकते हैं बट हम लॉन्ग टर्म तक नहीं रोक सकते, हमें भी कहीं ना कहीं नॉर्मल होने के बावजूद भी काम करना पड़ता है, डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है, उसको जाकर के वापस समझना पड़ता है कि क्यों हो रहा है, बात करनी पड़ती है खुद से, यहाँ पर वो नहीं कर सकते। तो अगर ऐसे में ओसीडी पेशेंट अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा, हो सकता है ऐसे में पर्सन किसी को मारने तक पर भी उतारू हो जाए, खुद को भी हर्ट करने पर उतारू हो जाए। तो ये चीजें समझने के दौर पर है। अब इसके बहुत सारे चीजें और इस पे अभी मैंने जितना बताना है आज की वीडियो में वो पूरा नोटेड है, एंड लाइन टू लाइन हम चलेंगे, क्योंकि इसमें एक भी पॉइंट मिस हो गया मैं नहीं चाहती देखने और सुनने वाले पर्सन को लगे कि मैं अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहा। तो ये बहुत कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन वे में मैं लेकर के आई हूँ। एंड अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अगर एडीएचडी पर्सन होगा ना, तो उसको हमारी अगर 100% की जगह हम थेरेपीज की जगह हम, मैं मेनली कहती हूँ कि उनको आपके सपोर्ट की जरूरत है, थेरेपीज की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ ओसीडी में इनको हमारे सपोर्ट के साथ साथ इनको थेरेपीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, बहुत हम्म। ज्यादा जरूरत है। ऐसे पर्सन को अगर आप निग्लेक्ट करेंगे, अगर आप इन पर चिल्ला देंगे, इनको थप्पड़ लगा देंगे या इनके साथ कोई भी मिसबिहेव करेंगे, चाहे वो सोसाइटी से हो, चाहे घर से हो, चाहे कहीं से भी हो, तो इन पर्सन को क्योर नहीं होगा, बल्कि ये इस हद तक चले जाएंगे कि इनको एक पागल का टैग दे दिया जाएगा, एक बिल्कुल, एबनॉर्मल चाइल्ड का टैग दे दिया जाएगा, अभी मैंने और स्टार्ट जबकि में वो ही बोल होंगे दिया था। नहीं। अभी मैंने स्टार्ट में भी बोल दिया था कि ये इसके आगे की स्टेज सिजोफ्रेनिया सर होती है, जिसको सिक्सोफेनिया भी पागल। छोटी है इसके सामने, सिक्सोफेनिया भी छोटी है, बिकॉज सिक्सोफेनिया का भी क्योर है, पर इनकी हम्म। अगर हद हो जाए ना तो इनका क्योर नहीं है, उस पे भी हम हम्म। मेडिकेशन पे चल करके क्योर कर सकते हैं, उस पे भी हमें काउंसलिंग की बार बार जरूरत नहीं पड़ती, मेडिकेशन लेके पर्सन समझ के अपने आप को चला सकता है, ठीक है। हम्म। यहाँ पर नहीं, अगर यहाँ पर इनका 90% बिगड़ गया ओसीडी, तो जो 10% भी बचा ना कुछ नहीं कर पाएंगे, हम्म। ये इतनी सिवियर प्रॉब्लम है। तो इसमें इन्हें हर तरीके से, चाहे दोस्त मदद करें, चाहे फैमिली मदद करें, चाहे तो इनके पेरेंट्स मदद करें, मतलब इनको हर तरफ से हेल्प चाहिए, क्योंकि ये जब उस स्टेज, बच्चा तो नहीं समझ पाएगा ना अगर उसको कोई समझाएगा, हेल्प करके हम उनको नोटिस करवा करवा के सिखा सकते हैं, बट जब ये बड़े हो जाते हैं, जब 20 साल 25 साल के बीच की एज में आ जाते हैं, तब इनकी अगर हम काउंसलिंग करवानी शुरू करेंगे थ्रू साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, तब जा करके ये खुद समझकर उन पर काम करने शुरू कर सकते हैं। जैसे अब सारी चीजें मैं आगे बताऊंगी कैसे है, क्या है, कौन सा फर्क कर रहा है, उन्होंने कैसे इस पे ओवरकम किया, सब चीजें। जैसे जी। तनुवेज मनु है, वो भी एक अच्छा, तनुवेज मनु रिटर्न बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो भी देख सकते हैं, मोंजुलिका देख सकते हैं, क्रेजी फोर देख सकते हैं। डर इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि आज की डेट में हर लड़का और लड़की टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो
वो उसके बेसिस पर है। जैसे कि उनका कहते हैं ना कि एक ऑब्सेसिवनेस है साथ में, ऑब्सेसिवनेस इन द सेंस कि मैं इस पर्सन के लिए बहुत ऑब्सेसिव हूँ और मैं इसको किसी और के साथ नहीं देख सकता। तो सेम डर मूवी है शाहरुख और संजय दत्त की, और शायद इसमें काजोल ने काम किया है, देख सकते हैं इस मूवी को, पूरा समझ में आ सकेगा कि एक क्या हद होती है डर, एक ऑब्सेसिवनेस की। एक है अनजाना और अनजानी, ये भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर किसी को ज्यादा देखना है, समझना है, तो आगे फिल्म्स बताऊंगी, उसमें भी देख सकते हैं। फर्स्ट हम इनके सिम्टम्स समझ लेते हैं। इनके सिम्टम्स बहुत सारे हैं, अनगिनत है, अनगिनत, और वो कभी खत्म नहीं होते, बढ़ते जाते हैं अगर ट्रीटमेंट ना हो। जैसे कि क्लीनिंग द फ्लोर मोर देन वंस और ट्वाइस, मतलब एक बार अभी पोछा लगाया है फिर आकर पोछा लगाएंगे। झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू ही लगाते रहेंगे, तब तक लगाते रहेंगे जब तक वहां पे कोई तिनका भी ना रह जाए। उसके बाद हुँ, वो पोछा लगाएंगे तो पोछा तब तक लगाएंगे जब तक वहां पे स्पॉटलेस ना हो जाए, बिल्कुल इतना सा भी कोई धूल मिट्टी ना दिख जाए। हुँ, हुँ, नहा हुँ, रहे हैं तो कंटिन्यूअसली नहा रहे हैं। जैसे अभी अगर आधा घंटा लगा करके मैं नहा करके आई, आई एम ओसीडी पेशेंट, मैं आधा घंटा लगा के नहा करके आई, नहा करके बाहर आने के बाद मुझे लगेगा, आते ही बाहर लगेगा नहीं, मैं शायद गंदगी मेरे में अभी भी लगी हुई है, अभी तक मैं क्लीन नहीं हुई हूँ, कहीं जर्म्स चिपके हुए हैं, मैं फिर चली जाऊंगी नहाने। और तब तक नहाती रहूंगी जब तक मैं सेटिस्फाइड ना हो जाए, यानी ओसीडी पेशेंट सेटिस्फाइड ना हो जाए। सेम, जब हाथ धो रहे हैं तो कंटिन्यूअसली हाथ ही धो रहे हैं, हमारे नेल्स हम साफ कर रहे हैं तो साफ ही करी जा रहे हैं। ये तब तक करना है जब तक वो स्पॉटलेस ना हो जाए, जब तक उनमें जरा सा भी जर्म हमें ना दिखना शुरू हो। उसके बाद इनको ये ये इस हद तक अपनी बॉडी और हैंड्स को क्लीन कर सकते हैं कि जब तक इनमें स्किन ना निकलनी शुरू हो जाए, जब तक इसमें से हुँ, खून ना निकलना शुरू हो जाए, तब तक इस चीज को कर सकते हैं रिपीटेडली। इनको रोकना जरूरी होती है, इनका हाथ पकड़ना जरूरी होता है, समझाना जरूरी होता है। फिर है फोल्डिंग क्लोथ्स वन वन वंस एंड देन फोल्डिंग देम सेम क्लोथ्स अगेन एंड अगेन। यानी अगर अभी मैंने, बीइंग ए ओसीडी पेशेंट, अगर मैंने अभी अपनी शर्ट को फोल्ड करके रखा है, मैं 10 बार उस शर्ट को दोबारा अनफोल्ड करके फिर से रखूंगी, और अलग अलग वे में या फिर एक ही पैटर्न में। ये भी समझना जरूरी है कि वो उसको किस तरीके से रख रहे हैं, अलग अलग वे में रख के अपनी सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हैं, या फिर एक ही वे में रख करके उसमें अपनी सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि भाई इस तरीके से रखा जा सकता है या नहीं। तो उस तरीके से घर वाले मदद कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि टू क्लीन दी वॉश्ड डिशेस, यानी जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं, जो हमारे धोए हुए बर्तन होंगे, अगर सपोज कीजिए मैं ओसीडी पेशेंट हूँ, मेरे मदर ने अगर जाकर के कप भी बर्तन धो करके रखे हैं और कहा कि आकर के लंच कर लो, तो जो प्लेट सर्व्ड होंगी ना, वो धुली हुई होंगी, बट मैं उस प्लेट को दोबारा धोऊंगी, उसके बाद उसको पोंछूंगी, उसके बाद उसको किसी और चीज से वाइप करूंगी, उसके बाद देखूंगी अगर साफ हो गया, चमक गया, तो मैं खाऊंगी, अदरवाइज फिर धोने चली जाऊंगी। ये हुँ, चीज होती है। इसके बाद है क्लीनिंग मिरर्स, वॉल्स, घर के कोई मिरर हो गए, वॉल हो गए, कोई भी चीज हो गई, उनको बार बार क्लीन करना जब तक वो मेरे को एकदम स्पॉटलेस ना दिख जाए। ये ओसीडी पेशेंट रेगुलरली करते हैं। उनको डर्ट नहीं पसंद, वो रह नहीं सकते, वो इरिटेट फील करेंगे। इसके बाद वाइल वॉकिंग, जब वॉक करना है तो वो बिल्कुल एक पैटर्न में वॉक करेंगे, या तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे वॉक करेंगे, जैसे आजकल डिजाइन्स वाले मार्बल्स आए हैं, तो उन डिजाइन्स के पैटर्न्स के ऊपर वॉक करेंगे। हमारी तरह स्ट्रेट या दौड़ कर, भाग कर, जल्दी चलकर नहीं चल पाएंगे, ना वो स्लो चलेंगे ना वो जल्दी चलेंगे। उनका एक पैटर्न है, वो उसी वे में चलेंगे, उससे वो बाहर जा ही नहीं सकते। अगर आप उनको ले भी गए ना तो वो इरिटेट होके वो छोड़ के आ जाएंगे, मेरे को नहीं जाना, वो दोबारा वहीं से दोबारा वॉकिंग शुरू करेंगे। वो इतने ज्यादा हो जाते हैं इस चीज से। दे विल कीप, हाँ, जब वो चल रहे हैं या वो बैठे हुए हैं, दे विल कीप ऑन काउंटिंग। काउंटिंग इन द सेंस कि अगर मैं स्टेयर चढ़ रही हूँ, ओसीडी पेशेंट हूँ, स्टेयर चढ़ रही हूँ, मैं सीढ़ियां काउंट करती करती चढ़ूंगी, अगर एक भी बीच में मुझे किसी ने इंटरप्ट कर दिया, मैं वापस जाके उसको काउंट करना शुरू कर दूंगी। इतना ज्यादा होता है। एंड काउंटिंग तब तक करने के बाद, जैसे 1 से 100 हो गई, सीढ़ियां खत्म हो गई, तो मैं उसको दोबारा शुरू कर लूंगी। हुँ, मतलब इस तरीके से होता है कि दोबारा काउंट करना शुरू कर दो, क्योंकि जी। माइंड सिर्फ काउंटिंग की तरफ डेडिकेटेड है, वो वही करेगा। हुँ, हुँ, इसके हुँ, बाद बैठ करके सितारे गिनना, सितारे गिनी जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, स्टार्स गिनी जा रहे हैं, स्टार्स कितने सारे होते हैं कौन गिन सकता है, बट वो गिनते हैं बैठ करके। और हुँ, अगर हुँ, जहां आपने टोक दिया वो वहीं से दोबारा रिपीट शुरू कर देंगे, फिर उनको काउंटिंग दोबारा शुरू करनी पड़ जाएगी। इसके बाद जी। है ट्रस्ट इश्यूज। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे बच्चों में, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते जल्दी, तो वो बोल भी नहीं पाते ट्रस्ट इश्यूज की वजह से। इसके बाद है दे विल कीप ऑन चेकिंग। चेकिंग क्या करेंगे, या तो वो अपने फोन पर चेक करेंगे किसी का मैसेज तो नहीं आया, मैंने एक मैसेज भेजा था आंसर तो नहीं आया,
उसके बाद मैंने फोटो डाली थी, कहीं लाइक तो नहीं आया, किसी का कमेंट तो नहीं आया, या अगर बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड कहीं चला तो नहीं गया, उसने कुछ ऐसा तो नहीं किया, वैसा तो नहीं किया, मतलब इस हद तक कि वो सेटिस्फेक्शन उनको मिलेगा ही नहीं। अगर आंसर भी मिल गया, वो सही भी है तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। फोन लॉक है तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं, 10 बार चेक कर लेंगे। गैस ऑफ है कि नहीं वो चेक कर लेंगे। अगर कुकर रखा हुआ है, ऑन है गैस, तो वहीं पे खड़े रहेंगे या फिर बार बार आकर के चेक करेंगे उसको कि गैस ऑन है, कुकर अभी तक खाना बना है कि नहीं बना, विसल हुई कि नहीं हुई, गैस ऑफ तो नहीं हो गई। वो चीजें रन करती रहेंगी, वो बार बार चेक करते रहेंगे। इसके बाद घर का डोर लॉक लॉक करना, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि घर के डोर को बार बार चेक करेंगे आकर के लॉक हुआ नहीं हुआ, करते रहेंगे, मल्टीपल ऑफ टाइम्स करते रहेंगे, वो रुक नहीं पाएंगे इस चीज में। इसके बाद है दे ऑलवेज वांट टू बी डबल एश्योर्ड, उनको होता है कि वो हमेशा डबल एश्योर होकर के चले। उनकी श्योरिटी इस तरीके से है कि अगर आपने बोल भी दिया ना कि हाँ श्योर है, आप हम अभी हम जा रहे हैं पिकनिक पर, फिर भी वो आकर पूछेंगे, वो मल्टीपल टाइम्स इसको चीज को पूछ सकते हैं आपसे आकर के कि हम पक्का जा रहे हैं, अच्छा हम जा रहे हैं, हम कब जा रहे हैं, मीन्स कीप ऑन रिपीटिंग वन क्वेश्चन टू सेवरल टाइम्स। आप उनको डांट नहीं सकते हो, आपको देना ही पड़ेगा आंसर। यू हैव नो अदर चॉइस, आपको आंसर देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो वो उस चीज को ममर करना शुरू कर देंगे। जैसे होता है ना, मनी मन में ऐसे ऐसे बोलना बोलना, बस लिप्स हिल रहे, सुन हमें नहीं रहा बट उनके दिमाग में चल रही है, या वो खुद अपने दिमाग में रटना शुरू कर देंगे चीजों को ऐसे। अगर कभी किसी ने थप्पड़ मार दिया तो वो चीजों बोलेंगे तो है नहीं, पर वो उसको ममर करना शुरू कर देंगे, उसको बोलना शुरू कर देंगे अपने दिमाग में। हाँ उसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा, मैं उन्होंने मुझे मारा, मम्मी ने मारा, पापा ने मारा, बोलना शुरू कर देंगे। तो वो अच्छी तरह से सेटल नहीं हो पाते हैं, उनको सेटल करना फिर इस सिचुएशन में मुश्किल हो जाता है। तो बेटर है आंसर दे दें। वॉशिंग एंड क्लीनिंग एवरीथिंग ट्वाइस एंड मोर देन ट्वाइस, मतलब अगर अभी वो हाथ धोने के वॉशरूम गए हैं, अगर पब्लिक हो चाहे घर का हो, अब अगर अगर वो हाथ धोने के लिए गए हैं, एक टैप खोला, साबुन लिया, हाथ धोया, टैप बंद कर दिया, तो उसको नॉर्मल प्रोसेस है। बट वो क्या करेंगे, पहले टैप धोएंगे, टैप के आसपास का पोर्शन धोएंगे, सिंक धोएंगे, फिर उसके बाद अपने हाथ धोएंगे। हाथ धोने के बाद जब आएंगे, दरवाजे से बाहर निकलना होता है, दरवाजे का जो क्लच होता है जिसको हम पकड़ते हैं, उस पर हाथ लग गया तो आके दोबारा हाथ धोएंगे। और दोबारा धोने से पहले फिर वही प्रोसेस कि टैप धोएंगे, वॉश बेसिन धोएंगे, फिर साबुन भी धोने से पहले यूज करेंगे, फिर आएंगे। अब ऐसे में उनको इतनी समझ नहीं है कि हम उसको खोल के नीचे स्टेप लगा दें। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी ताकि उनकी हेल्प हो सके। उनका हाथ ही नहीं लगेगा तो वो दोबारा धोने नहीं जाएंगे इस तरीके से। देन कम समटाइम्स द एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव एक्सप्रेसिवनेस ऑफ फीलिंग्स। कभी कभी इन लोगों के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में अगर बच्चा आकर के किसी से भी, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो कोई भी हो पर्सन, अगर आकर आपसे कह रहा है कि मुझे इतने रुपए चाहिए, या फिर मुझे ये खाना है, या मुझे यहाँ जाना है, तो आप उसकी बात को सुने, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से बोलकर अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो उस चीज को समझना और एक प्यार से तरीके से जवाब देना, ताकि वो दोबारा बोलने के लायक हो, दोबारा बोल सकें। ऐसा नहीं कि आपने इग्नोर कर दिया, डांट दिया और कल को वो बोलना ही बंद कर दे और वो चीज भी उनके लिए एक प्रॉब्लम अलग से दोबारा बन जाए। इसके बाद है ट्राइज टू मेक सुसाइड अटेम्प्ट्स मोर देन वंस। ऐसे लोग इतना ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन नहीं इतना कर सकता। ये 1000 टाइम से अबव जा सकते हैं सुसाइड के लिए। और ये सुसाइड में सबसे ज्यादा खुद को ही हार्म करते हैं, ये सबसे ज्यादा खुद को हार्म करते हैं। और सुसाइड भी अगर अगर ऐसा पर्सन किसी छत पर नहीं जा सकता ना, अगर उसको है कि मैं छत पे नहीं जा सकता, मुझे डर लग रहा है, फियर लगता है, तो वो ऐसा पर्सन छत पे जा करके, छत पे खड़ा होकर छलांग मारने के टाइम पर भी सोचेगा नहीं। इतना सुसाइडल इनके अंदर होता है स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे बच्चों को आप कुछ भी नेगेटिव बोल नहीं सकते हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। और ऐसे बच्चे को सुसाइडल थॉट्स रैंडमली आते हैं, किसी एक पर्पस के बेस पे नहीं आते, किसी भी बेस पे आ सकते हैं। देन देन कम्स की इवन इफ दे फियर टू गो टू एन एज, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर छत पे जाना भी उनको फियर लगता है, तो सुसाइडल टाइम पर वो जाएंगे, चाहे वो कोई भी पोर्शन हो, और जाकर के सीधा या तो खड़े होकर के ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे, ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे, हाथ पैर ऐसे ऐसे करते रहेंगे, या फिर सीधा छलांग लगा देंगे। अगर तो वो हिल रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं वहां खड़े होकर, तो उनको उसी वक्त रोक लेना चाहिए। अदरवाइज इट रेयरली हैपेंस कि वो कोई एक्टिविटी करे और खुद को वहां पे खड़ा होकर किसी को आने का मौका दे कि वो सेव कर ले उनको। क्योंकि दिमाग कहता है छलांग लगा दो, तो दूसरा दिमाग कहता है कि नहीं रुक जाओ रुक जाओ, मन कह लो आप,
दिल कह लो कि कहता है नहीं रुक जाओ, रुक जाओ। वो जो कॉम्बिनेशन नहीं बनता है ना, तो वो बंदा हिलता है, पर्सन हिलता है। वो कोई ना कोई हैंड जेस्चर करेगा, कुछ करेगा, रोने लग जाएगा, कुछ करेगा, तो टाइम मिल जाता है आकर उनको सेव करने का। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि नहीं होता ऐसा। वो जाएँगे, खड़े होंगे एंड इन अ सेकंड वो छलांग मार देंगे। हुँ, हुँ, ये भी होता है। तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा उनका हर स्टेप पे। उसके बाद हुँ, दे आर ऑलवेज़ इन फीवर, हाँ, दे आर ऑलवेज़ इन द फियर ऑफ गेटिंग अटैक्ड हुँ, बाय समवन एल्स। जैसे हुँ, हम अपने घर में हैं, अब घर पे तो सब पर ट्रस्ट बिल्ड हुआ हुआ है। जब हम बाहर जाएँगे, बाहर जाकर के वो भीड़ में या किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर अलग-अलग लोग हैं, नए-नए लोग आ गए उनके लिए, तो उनको हुँ, लगेगा कि यहाँ पर कोई भी उन पर ईज़िली अटैक कर सकता है, तो वो बहुत अनसेफ फ़ील करेंगे। तो वो या हुँ, तो कोई कोना ढूँढेंगे छुपने के लिए, या फिर वो हुँ, किसी अपने भरोसे के पर्सन के पास जाकर के एकदम उनको कस के पकड़ लेंगे और उनसे दूर नहीं होंगे। इस तरह की हुँ, वो हरकतें करेंगे। अब ऐसा भी होता है कि जब वो पर्सन घर पर है, चाहे जिन पर ट्रस्ट भी है उनका, विश्वास भी है, तो भी वो उनको खुद को ये डर रहेगा कि मैं इन पर अटैक ना कर दूँ। यानी मैं अगर ओसीडी पेशेंट हूँ, तो मैं कहीं अपने फादर, मदर या ब्रदर, सिस्टर पर अटैक ना कर दूँ। ये भी डर रहता है अंदर। तो किस रीज़न से डोंट नो। देयर नो आंसर टू दैट रीज़न। किस वजह से तुम अटैक करोगे? नो आंसर। रैंडमली यानी थॉट्स चल 2 रहे हैं ना, चीज़ें इसमें 2 चीज़ें कॉमन निकल के आ रही हैं। एक डर कैसे? और एक वहम। 2 चीज़ें इसमें कॉमन निकल के आ रही हैं इस प्रॉब्लम में, डर जी, और वहम। यानी डर कि और वहम। जी, जी, जी। यानी कि बंदा जो है वो वहम भी करता है और डरता भी है। ये 2 बिल्कुल। ही इसमें कॉमन निकल के रहे। एक हमारे चैनल के एक दर्शक हैं, उनका नाम भी कुलवंत सिंह है। जैसे मेरा नाम कुलवंत सिंह, उनका नाम भी कुलवंत सिंह है और वो अमेरिका में रहते हैं। वो अक्सर मुझे फ़ोन करते रहते हैं और मुझे लगता था कि उनको ओसीडी है। अब पता नहीं है कि नहीं है, मैं आपको उनका ज़िक्र करता हूँ। वो ट्रक ड्राइवर हैं और वो उनका ये कहना है कि वो जब भी सड़क पे चलते हैं, उनको कभी किसी चीज़ से कोई डर नहीं लगता। लेकिन जब आगे कोई नदी, कोई नाला, कोई भी चीज़ आ गई, जैसे कोई दरिया आ गया, तो वो उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो वो क्या करते हैं कि रात के समय में उनको ज़्यादा डर लगता है, तो रात वो गाड़ी एक साइड पे लगा देते हैं, जब सुबह होने का इंतज़ार करते हैं, कि मैं अब निकलूँगा और इतना डर लगता है कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे सिर्फ़ पानी से ही क्यों डर लगता है और किसी चीज़ पे भी डर नहीं लगता। तो क्या ये भी एक ओसीडी का साइन है? सर अगर ये एक ही सिम्पटम है ना, एक ही सिर्फ़ एक सिम्पटम है। सिम्पटम है कि पानी से डर लगता है, हाँ, नहाने से तो डर नहीं लगता, नहीं, 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 नहाने से नहीं। सिर्फ़ उस सी से डर लगता है ना उनको। हाँ, हाँ। तो ये ओसीडी हो नहीं सकता। हुँ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये ओसीडी होगा, बिकॉज़ ये हो सकता है उनके पूर्व जन्म में, जैसे एक केस था, पूर्व जन्म का केस था, उसमें लेडी जो थी उसको डर लगता था, बचपन से डर लगता था कि वो पानी से नहा भी नहीं सकती थी, पानी के पास भी नहीं जा सकती थी, पानी के मतलब छूना तक तो पी भी नहीं सकती थी, इतना ज़्यादा उसको था। तो जब उसका थेरेपी किया गया, जो नाम भूल गई फिर से, जिसमें वो पुराने जन्म में लेकर के जाते हैं, वो वाला जब उसका थेरेपी किया गया, तब पता साइंटिफिक चला कि उस बच्ची का डेथ जो हुआ था, उनके गाँव में एक बाढ़ आई थी, बाढ़ में पूरा का पूरा गाँव बह गया था। तो उस बच्ची का एक बच्चा था और वो खुद, वो दोनों उस पानी के बहाव में मर गए थे। तो पानी यहाँ तक मतलब साँस घुटना, अंदर डूब जाना, उसकी वजह से वो डर उसमें था। जब वो उनकी थेरेपी हुई, वो उससे बाहर आए, उनको बताया गया, तो उसके बाद कुछ सेशंस उनके चले ऑन काउंसलिंग बेसिस एंड देन वो नॉर्मल हो गए। तो उनको वो चीज़ हो सकती है बिकॉज़ ये एक पर्टिकुलर चीज़ से है, सिर्फ पानी और वो भी सी का। हुँ, अगर हुँ। ये उनके नहाने से होता, खाने-पीने की उससे होता, तब हम कह सकते थे और मल्टीपल टाइम्स में होता, तब हम कह सकते थे कि ओसीडी है। हुँ, ये हुँ, हुँ। पर्टिकुलर्स है, तो ये ओसीडी नहीं है, ये उनका पूर्व जन्म का कोई हिसाब-किताब है, जो चुत्तू नहीं हुआ है या कह लीजिए मरने के टाइम में आत्मा के यहाँ पर स्टोर हो गया एक डर के वजह से, तो वो ही कंटिन्यू उनकी इस लाइफ में हुआ है। वो ये है। यानी कि आप जिनके ज़िंदगी में भी कुछ भी ऐसा डर बैठा हुआ है, वो पूरी ज़िंदगी जैसे ऊँचाई से बहुत लोगों को डर लगता है, पानी से बहुत लोगों को डर लगता है, तो ये क्या पूर्व जन्म का कुछ होता है ये? ये सर यस पूर्व जन्म के ज़रूर होते हैं, बट जैसे अब इस पर्टिकुलर केस में जो आपने डिफाइन किया, इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ एक चीज़ है सी से। तो हुँ, अपेरेंटली वो मरने के टाइम पर हो सकता है कि सी के अंदर डूब के मरे हों या नहीं सी सी वो आराम से बैठे हों और उसने आकर के उनको ले गई हो बहा करके, ऐसा कुछ। अकेला सी नहीं है, वो कहते हैं दरिया हो, नदी हो। दरियाई हाँ, जी, जी, हाँ, जी, वही चीज़ें। मतलब जो बहुत बड़ा है और हाँ, जिसमें वो बह के जा सकते हैं, वही हाँ, चीज़, वो एक पर्टिकुलर चीज़, यस।
उस एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के, अब जैसे किसी पर्सन को, अब मुझे अगर कह लीजिए मैं एक पर्सन हूँ जिसकी डेथ छत पे खड़ी हुई थी, लास्ट अपने जन्म में छत पे खड़ी हुई थी, अचानक से किसी ने धक्का दे दिया और मैं नीचे में गिर के मर गई, पर मेरे कितने ड्रीम्स, कितना कुछ अभी बचा हुआ था पूरा करने के लिए, तो अब मैंने नया जन्म लिया है, तो अब मैं वहां जाकर खड़े होने से डरूंगी क्यों? क्योंकि मुझे लगेगा फिर मुझे कोई धक्का देगा और मैं मर जाऊंगी। ये रिग्रेशंस है हमारे पास्ट टाइम्स के, पास्ट लाइफ्स के, जो हमारे साथ आगे फॉरवर्ड हुए हैं, वो भी उस वक्त जब हम लोग कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के साथ अवेकन थे, तो वो स्टोर हो गया अंदर। अब आप जो इन चीजों की बात कर रहे हैं, ये रिपीटेडली हो रही हैं, मोर देन वंस हो रही है, और हर चीज में हो रही है। लॉक हर चीज में देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। पानी, अब नहाना है तो हाथ भी, पानी भी, फीट भी, हर चीज को लेकर के हो रहा है, और मोर देन वन टाइम्स हो रहा है। ठीक है, आगे ये बढ़ते हैं। चीजें हैं जी। जी। इसके बाद है जैसे कि हाँ, अनकंट्रोलेबल रूलिंग थॉट्स। हाँ, अब अनकंट्रोलेबल रूलिंग थॉट्स एंड विजन्स ऑलरेडी बता दिए थे कि अननेसेसरी चलते रहेंगे, हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिर है The OCD people want everything in order and perfect. उनके लिए हर चीज एक प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे अभी मैं तो थोड़ा उतल पुतल करके कमरे में बैठी हुई हूँ, चीजें यहीं कहीं पड़ी हुई हैं, अभी रूम मेरा सेटल नहीं हुआ है, तो मैं बैठ के काम कर सकती हूँ। सलीके बट समझ अगर, हाँ जी, सलीके उनके सलीके बिल्कुल, अगर सुबह एक लड़की या लड़का जो ओसीडी पेशेंट है, अगर वो उठा है, अपने जैसे खिड़की के पास हमारा बेड लगा है, तो वो वहीं सोया है और वहीं से उसने उठना है, और जिस पैटर्न में सोया था वो उसी पैटर्न में उठेगा। उठेगा हम्म, और जिस पैटर्न में वो पैर रखता है, रोज उसी पैटर्न में पैर रखेगा, नीचे उसकी चप्पल होगी, पहनेगा। उठ करके जिस मतलब डायरेक्शन में उसने अपना बेड रखा है, तो उसी डायरेक्शन में उसने अपनी चेयर रखी है, उसी डायरेक्शन में उसने अपना टेबल रखा है, बाकी चीजें उसने वैसे सिस्टमैटिकली ऑर्डर करी है। अगर आप इनके रूम में जाकर के एक चीज भी यहाँ से हल्की सी भी इंच भी इधर कर देंगे, तो ये इरिटेट हो जाएंगे, उसको वापस उस जगह पे रख देंगे और उसको साफ करने लग जाएंगे, क्योंकि आपने हाथ लगाया है। इस हम्म, तरीके से अगर वॉच इन्होंने ऐसे स्ट्रेट रखी है, तो स्ट्रेट ही होनी चाहिए, वो जरा से भी इधर नहीं होने चाहिए, वन या माइनर इंच भी इधर ना हो, इस तरीके से। इन लोगों को एक चीज और भी होती है, जो आई डोंट नो बहुत सारे लोग जानते हैं नहीं, कि इन लोगों के कान में विस्परिंग्स भी होती हैं, चीखे सुनना, कोई खुसर हम्म, पुसर सुनना, किसी का कुछ कहना जो कोई कह भी नहीं रहा, वो इनको भी सुनता है। ये बहुत माइनरली देखा जाता है, बट यस, ओसीडी पीपल इनसे भी सफर करते हैं। अगर आपको कोई आकर के कहे कि मेरे को कुछ सुन रहा है, कोई कुछ बोल रहा है पर आपको नहीं सुन रहा, तो उन पे बिलीव कीजिए, बिकॉज वो उन्हें सुन रहा है, वो उनकी कंडीशन की वजह से सुन रहा है। जी। अगर इसके बाद है वाटर कमिंग, हाँ, अगर इनके, जैसे हम मॉर्निंग उठे, हमने ब्रश करने के लिए टैप खोला, हाथ धोने के लिए टैप खोला, तो कभी कम ज्यादा पानी आएगा बिकॉज ऑफ टैंकी में जितना है उसकी वजह से, बट इनके लिए उतनी ही क्वांटिटी ऑफ वाटर होना चाहिए, उतना ही क्वांटिटी ऑफ टूथपेस्ट उनके उस पे होना चाहिए, टूथब्रश पे, और उसी ऑर्डर में उसी लाइन पे होना चाहिए। इस तरीके से उतनी ही लाइन पर उनके होना चाहिए। एंड उसके बाद जब ब्रश करना है, तो ये मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि एक बार किया और हो गया, ये जी। मल्टीपल टाइम्स अपने दांत को तब तक ब्रश करेंगे जब तक इनको लगे कि हाँ, एक एक चीज, एक एक दांत मेरा चमक नहीं गया है। इसके बाद है, इफ दे आर हैविंग समथिंग, इफ अगर जो बाहर बच्चे रहते हैं, तो देखा हम्म, गया कि ज्यादातर वो लोग किसी कैंटीन में जाके खाते हैं या कहीं और ब्रेकफास्ट लंच करते हैं, तो इनका पर्टिकुलर है कि उसी जगह पे जाएंगे, अगर घर पे है तो घर पे ही करेंगे, फिक्स टाइम पे, फिक्स जगह पे, मतलब फिक्स रेस्टोरेंट या कैंटीन जो भी चीज होगी वहां पे जा करके, और उसी टाइम पर जाएंगे, उसी रेस्टोरेंट या कैंटीन में जाएंगे, उसी जगह पर बैठेंगे और उसी पैटर्न में वॉक करेंगे। ये हम्म, पैटर्न नहीं चेंज कर सकते अपना। अगर इनको आप कोई नई चीज दे दोगे ना, कि ये चलिए आज आप ये टेस्ट के देख करके देख लीजिए, या हमारा भी दिल कर जाता है चलो हम कुछ और खा के देख लेते हैं, नहीं, ये रिपीटेडली एक ही चीज खाएंगे, पैटर्न, हम्म। और उसमें क्वांटिटी उतनी होनी चाहिए, हर चीज बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, जो फर्स्ट डे खा लिया इनको सेटिस्फाइड बेसिस पर, यानी बस। इनको स्वाद स्वाद भी वैसा ही चाहिए, कि स्वाद भी अगर चेंज होगा तभी पता चल बिल्कुल जाएगा? चेंज नहीं, पता चल जाएगा, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे उस फूड को, हम्म, एग्जैक्ट वैसा ही, कोई चीज चेंज ये लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। जब इनकी थेरेपीज होते हैं, तब इन चीजों से इनको थोड़ा ऊपर उठने में मदद की जाती है अकॉर्डिंग टू देयर सिम्टम्स, ताकि थोड़ा एक्सेप्ट करें, या फिर जो इनके सराउंडिंग्स है उनकी भी अपेरेंटली हम लोग काउंसलिंग्स करते हैं, तो उनको भी सिखाया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, एकदम से नहीं, जो पैटर्न चल रहा है उसी को फॉलो करेंगे, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अगर कर दिया, थेरेपी पे हाँ आते जी, हैं। थेरेपी पे आते हैं। ओके,
एक चीज है, ये जरूरी है बताना कि ऐसे पर्सन ज्यादा रिलीजियस होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं, और इन लोगों को हमेशा भगवान का डर रहता है। हम्म तो ऐसे में अगर कोई पर्सन के माइंड में जो सेक्सुअल थॉट्स चलते हैं, जो मतलब बेफिजूल के कहीं से भी आ जाते हैं, तो ये उस थॉट को अपने अंदर रोक तो सकते नहीं है। तो इनको लगता है कि अगर मैंने इस पर्सन को मोलेस्ट किया या इसके साथ कुछ गलत किया तो वो कर लेंगे, रोकेंगे नहीं, खुद को रुकेंगे भी नहीं, कर देंगे। पर करने के बाद वो पूरी जिंदगी उसके लिए भगवान के सामने बैठ के प्रार्थना कर करके माफिया मांगेंगे। हम्म और एक फिल्म मैंने बहुत साल पहले देखी थी, मुझे नाम वगैरह कुछ नहीं याद उस फिल्म का, उसमें एक था ऐसा पर्सन जिसको ये ओसीडी का ये पर्टिकुलर पार्ट बहुत ज्यादा हाई था उसमें। तो हम्म उस पर्सन ने एक फीमेल का रेप तो किया, पर रेप हम्म करने के बाद वो भगवान के सामने पूरी लाइफ तक माफी मांगता रहा और उदास रहता रहा। उसने खाना भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ एक उस गिल्ट में कि मुझे फॉरगिवनेस मिल जाए। हम्म मतलब ये इस हद तक चली जाती है कि एक गलती पर पूरी लाइफ टाइम आप उसका खुद ही भुगतान करते रहते हैं फॉरगिवनेस के बेसिस पे। अब हाउ हम्म। कॉमन इज ओसीडी एंड हाउ इट स्टार्ट्स, हम इस पे बात करते हैं। ओसीडी नहीं, सबसे अभी कॉमन। अभी 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 मैं इस पॉइंट को रोकूंगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पिक किया। अगर मेल है या फीमेल है, क्या इस पेशेंट के दिमाग में सेक्सुअल थॉट ज्यादा हावी रहते हैं या किसी किसी के रहते हैं? सर मेल्स में ज्यादा हावी रहते हैं, फीमेल्स में कम रहते हैं। ज्यादा हावी रहते हैं, जी। क्योंकि इनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस का मतलब ऐसे होते होंगे जिसकी वजह से ये होता है। जब सर ग्रोथ होती है पर्सन की एज के हिसाब से, तो हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस इज आर ऑब्वियस टू हैपन। अब बिल्कुल। हम बीइंग नॉर्मल पर्सन इन हार्मोनल चेंजेस को समझ लेते हैं। ठीक है। ये लोग नहीं समझ पाते, तो इसीलिए वो इनकी थॉट्स एंड विजन्स में हैवी होना शुरू हो जाते हैं। प्लस ऐसे बच्चे जब हम लोग देखते ही हैं कि सोसाइटी में रहते हैं, सब लोग स्कूल जाते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इन लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं इस चीज से ये लोग खुद इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे कहीं से भी हो। तो जब इंट्रोडक्शन इनको मिल जाती है तो इनमें वो चीजें और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, जिन पर इनका कोई कंट्रोल नहीं होता। और ठीक। ये इतने ज्यादा भी अग्रेसिव हो सकते हैं कि एक सेकंड में हो सकता है अपने घर वालों को भी इस चीज से टॉलरेट करने पे वो करते हैं। एंड हम्म इसी से देयर वाज अ क्राइम पेट्रोल। क्राइम हम्म पेट्रोल में एक एपिसोड था कि एक लड़का भाई है, वो ड्रग्स भी लेता है और ओसीडी का पेशेंट है। तो ऐसे में उसकी बहन घर पे रहती थी, नो पेरेंट्स, मर चुके थे पेरेंट्स, तो देवर नो वन टू टेक केयर ऑफ ईच अदर, तो वो दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते थे। अब लड़की को पता था कि ही इज ओसीडी एंड ड्रग्स भी ले रहा है। अब उस लड़के में ये थॉट्स इतने ज्यादा होने लग गए कि उसने अपने आप को कितनी बार कंट्रोल करने की कोशिश की, बट वो नहीं, उसने उस वक्त कंट्रोल कर लिया। अब सडनली व्हेन द सिस्टर वाज चेंजिंग द क्लोथ्स, उसने अननोइंगली उस टाइम दरवाजा खोल दिया और बंद कर दिया देख करके। तो वो एक रिएक्शन गया कि भाई मैं चेंज कर रही थी, आप अंदर आ गए, उसने बंद कर दिया, उसने चेंज किया, बाहर आई। सेकेंड डे वो चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो कंट्रोल नहीं कर पाया, नहीं रेप्ड हर ओन सिस्टर। अब हम्म सिस्टर तो इस चीज से अवेयर थी, तो कहीं ना कहीं उसने उस चीज को लेकर के आगे कोई रिएक्शन नहीं दिया। एंड नॉर्मली वो लोग आगे प्रोसीड करते रहे लाइफ में, फिर उसके डॉक्टर्स वगैरह से ज्यादा काउंसलिंग वगैरह हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम्म। आ रही है सर आवाज आपको? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है, आ ओके। रही है। ओके। तो जब उसके बाद सिस्टर ने अपने ब्रदर को समझाने की कोशिश तो की, क्योंकि वो फॉरगिवनेस की बात आ गई दोबारा से कि वो माफिया मांगने लग गया, वो अपने आप को उसके लिए गिल्ट समझ के अंदर उसको अपने आप को परेशान करने लग गया। फिर उसके बाद डॉक्टर मिला कोई अच्छा, वहां पे उनकी काउंसलिंग शुरू हुई, वो एडमिट हुए, फिर आगे प्रोसीड उनका फॉरवर्ड चलने लगा, जो भी प्रोसेस होता है। पर जी उस बच्चे के अंदर से वो सारी चीजें निकलने में टाइम जरूर लग गया। जी, आगे बढ़ते और हैं। लड़कियों में ये चीज इसलिए कम होती है क्योंकि लड़कियों में कह लीजिए हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं समझना नामुमकिन तो होता ही है ओसीडी पेशेंट के लिए, बट हम लोग कह सकते हैं कि जैसे हमें पीरियड्स भी आते हैं, अदर चीजें भी होती हैं, मूड स्विंग्स वगैरह, तो हमारे पेरेंट्स उसमें बहुत हेल्पफुल रहते हैं लड़कियों के बेसिस में समझने में, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बोल देते हैं। ओसीडी पेशेंट्स भी मदर की उसमें रहने से कहीं ना कहीं मदर हेल्प कर देती है समझने में, बट लड़कों को नहीं कोई कर पाता है। जी 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 जी, आगे बढ़ते हैं। तो हाउ कॉमन इज ओसीडी? ओसीडी सबसे ज्यादा कॉमन है, मतलब 80 to 90% लोग आज की डेट में ओसीडी से पीड़ित हैं, बट उन्हें खुद नहीं पता। एडल्ट्स में, हम्म चाइल्डहुड्स में डू पता चल जाता है। इसके बाद इसकी जो स्टार्टिंग मैंने बता दी थी कि स्कूल एंड कॉलेज लाइफ के बीच में जितना भी सिनेरियो हम लोग फेस करते हैं उनकी वजह से होता है।
इसके बाद जेनेटिक इसके कॉजेज पे भी बात हो गई है कि ये पेरेंट्स टू पेरेंट्स, फैमिली टू फैमिली एंड एक्सेट्रा ट्रांसफर होता रहता है। एंड यस, ये एक, अब जितना भी हमने अभी तक बात किया उसके बेसिस पर अगर देखें तो हमें सिर्फ एक नेगेटिव एस्पेक्ट पे दिखता है ओसीडी, बिकॉज हमारे माइंड पे जो जिसकी ज्यादा मतलब कमी है वो इस तरीके से हमें दिखनी शुरू होती है। बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ओसीडी ब्लेसिंग रूप में भी आता है, नेगेटिव हुँ, के साथ साथ अपेरेंटली ब्लेसिंग हुँ, रूप में भी आता है। जैसे कि अगर मैं ओसीडी पेशेंट हूँ, मेरे में कुछ नेगेटिव दिख रहे हैं, तो एक एस्पेक्ट बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे क्रिएटिविटी हो गई, हुँ, 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 कुछ अच्छा बिल्ड करने का मुझ में हो सकता है, मैं हो सकता है बहुत अच्छी राइटर निकल जाऊं, ऐसी चीजें भी होती हैं। डिपेंड्स कि आपके माइंड में कौन सी चीज ज्यादा हाइपर एक्टिव है। इसके बाद है इनके ट्रीटमेंट्स। दो हुँ, तरीके के ट्रीटमेंट्स इसमें आते हैं। एक है साइकोथेरेपी, जिसको कॉग्निटिव बिहेवियर भी कह सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। एंड एक है फार्माकोथेरेपी। जो इसके बाद अब इसमें तरीका है सिंपल इनका, कि इसमें इन लोगों ने पेशेंट को पहले बुलाना है, बुला करके उसको कुछ तरीकों से, चाहे वो प्रैक्टिकल वेज हो चाहे वो थ्योरिकल वेज हो, इसमें इन्हें समझाया जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम है। पहले तो हुँ, खुद एक्सेप्ट कराना शुरू कराते हैं उनको कि आपको ओसीडी है। हुँ, जब आप हुँ, एक्सेप्ट करना शुरू कर लेते हैं, देन दे स्टार्ट क्रिएटिंग, तब वो बताना शुरू करते हैं, जब एक्सेप्टेंस हो गई चाइल्ड में कि हम सिम्टम्स जो उनमें है। जी, हेलो। जी, 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 जब वो उसमें जब वो सिम्टम्स उनको सिम्टम्स भी उनके बताना शुरू करते हैं कि ये सिम्टम्स हैं, एंड इन इन सिम्टम्स को आपको कैसे कंट्रोल करना है। जी, पहले तो हो गया कि उनको पहले बताना शुरू किया, अंडरस्टैंड कराना शुरू किया, उनको रिकॉग्नाइज कराना शुरू किया, अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, रिकॉग्नाइजेशन भी हो गया, तो पर्सन को समझ में आ गया कि ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ दैट्स नॉट नॉर्मल। इसके बाद उनमें अवेयरनेस जब आ जाती है, तो उसके बाद फिर जो उनके थॉट्स हैं, जो विजन्स हैं, उन पर कैसे कंट्रोल ना करके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है और पॉजिटिविटी में वापस आना है, उस चीज पर वर्क करवाया जाता है। जी, इसके बाद ये हो गया थर्ड स्टेप। जब थर्ड स्टेप पे बच्चा थोड़ा स्थिर हो जाता है, स्टिल हो जाता है, थोड़ा वर्क करके उसमें पोटेंशियल आ जाता है, देन आते हैं फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे, जिसमें है कि जो चीज, जैसे कि आज एक बीइंग ओसीडी पेशेंट मैंने एक रॉन्ग रिएक्शन दिया, मैं किसी पे बहुत बुरी तरीके से चिल्ला दी या मैंने बहुत गलत तरीके से बिहेवियर दिखा दिया अपना, तो वापस मुझे उस चीज पर लेकर के जाएंगे फोर्थ टाइम पे, फोर्थ उस पे आप मुझे उस चीज पर लेके जाएंगे और मुझे बताएंगे, पहले तो पूछेंगे आपने सही किया या गलत किया, फिर देन प्रैक्टिकल वे में एंड थ्योरिकल वे में हर तरीके से उस चीज को समझने में मदद करेंगे कि गलत था तो क्यों गलत था, किस तरीके से गलत था, कौन गलत था, कितना हद तक गलत था। ठीक है। जी, नेक्स्ट आता है, इसी में आता है कि जब नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आपने कैसे डील करना है। वो जी, डीलिंग भी सिखाते हैं ताकि पर्सन उस चीज को एक पॉजिटिव वे में डील करके आगे बढ़ सके, उसमें ही फंसा ना रहे, क्योंकि वो साइकिल भी अगेन चल सकता है, इसलिए उससे बाहर निकालने के लिए। इसके बाद जब हाँ, इसके बाद फिर सिंपल इनकी इन्हीं चीजों के ऊपर थोड़ी बहुत इनकी प्रैक्टिसेस चलती हैं, एंड वंस दे प्रैक्टिस, जब वो कम से कम 16 to 20 सेशंस में लगता है कि हाँ ठीक है, नाउ दे आर रेडी टू प्रोसीड देयर लाइफ विदाउट आवर सेशंस, देन उनको उनके बेसिस पर छोड़ दिया जाता है कि अब आप अपनी लाइफ को जीना शुरू करें। कहीं कोई दिक्कत आएगी तो एक चीज उनके माइंड में डाल दी जाती है कि कभी कुछ आपको दिक्कत आए और आपको लगे कि आपका ये एक पर्टिकुलर सिम्टम बढ़ रहा है, कंट्रोल कैसे करना है या सिचुएशन में डील कैसे करना है, तो थेरेपी में जो भी चीजें सिखाई गई हैं, उन चीजों से जो आपके दिमाग में आपको रिजल्ट्स पता है कि हाँ ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, सॉल्यूशन बेसिस पे वो आप कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगे कि आपके बस में नहीं है, आपको मदद की जरूरत है, आपको दोबारा सेशंस की जरूरत है, तो फिर दोबारा सेशंस दिलाने पड़ते हैं हमें। तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी खत्म नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। तो 16 to 20 सेशंस के अंदर सिर्फ बच्चे ने समझा है, वे को समझा है, सिम्टम्स को समझा है, खुद के बारे में जाना है, और उसके बाद अपने थॉट्स को एक पॉजिटिव वे में कैसे लेके आना है, डील कैसे करना है नॉर्मली, ये चीजें ही सीखी हैं। अब जब वो थेरेपीज के बाद, सेशंस के बाद जब अपने घर आएगा, नॉर्मल जिंदगी जिएगा, तो हो सकता है स्टार्टिंग 20 डेज में उसको कोई दिक्कत ना आए, बट हो सकता है 20 डे के बाद कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जब उसको लगे कि वो प्रॉब्लम में है, वो अब रिकॉल करके उसको फेस करके उसको क्लियर आउट करने की कोशिश तो कर रहा है, नहीं हो पा रहा, तो इसमें जो हमारे
नियर वाले होते हैं हमारे फ्रेंड्स, पेरेंट्स, एनीवन एल्स, वो आके हेल्प कर सकते हैं तो बहुत ईज़ी हो जाता है और इनको दोबारा थेरेपीज़ या सेशंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो मदद नहीं करेंगे और वो चाइल्ड खुद से ही डील करता रहेगा, तो इस बच्चे को दोबारा सेशंस लेने पड़ेंगे ही। हुँ, तो इसीलिए अच्छा होगा कि हम खुद उसके लिए एक सपोर्ट बनें। इसके बाद है कि ऐसे पीपल जो हैं, इनका रिस्पॉन्स अगर तो हमें साथ मिल जाता है, सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, तब तो फिर ऐसे पीपल वापस थेरेपीज़ लेने नहीं जाएँगे। और हुँ, बहुत रेयरली 20% होता है कि इनको सपोर्ट नहीं मिलता, तो इनके लिए थेरेपी और सेशंस ही रह जाता है, जो इनको बार-बार, बार-बार लेनी पड़ जाती हैं। उससे मदद तो मिलती है, पर जहाँ फँस जाते हैं, हो सकता है महीने बाद, साल बाद इनको दोबारा लेनी पड़ जाए, 6 महीने बाद दोबारा लेनी पड़ जाए, लेनी ही पड़ेंगी। दे हैव नो अदर ऑप्शन, बिकॉज़ दे वो खुद के ऊपर हैं इसलिए। इसमें सोसाइटी, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, दे कैन बी द बेस्ट सपोर्ट और बहुत जल्दी इन बच्चों को ऊपर उठने में मदद कर सकते हैं, इनकी लाइफ ईज़ी कर सकते हैं। अब हाउ इज़ ओसीडी डिफरेंट फ्रॉम वांटिंग टू डू अ गुड जॉब और परफॉर्म वेल? इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है कि इसमें कोई ब्लड टेस्ट या फिर हमारा जो दिमाग का स्कैनिंग होता है, वो नहीं हो सकता। ये जैसे अब आप और मैं बैठे हैं, तो आप अगर इंटरव्यूअर के बेसिस पे मुझसे पूछेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे या मेरे सामने कोई सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, जो एक ओसीडी पेशेंट को बर्दाश्त नहीं होगी, वो उस पे रिएक्ट करेगा ही, तो पता चलेगा कि इस पेशेंट में ओसीडी है या नहीं है। हुँ, बिकॉज़ आज की डेट में लोग बहुत ईज़िली लेकिन बहुत इसको ना एक गलत वे में पता है एक अपने लिए पॉज़िटिव वे में बोलने शुरू कर देते हैं कि हाँ, मैं ओसीडी हूँ ना, मुझे ओसीडी है, तो मेरे लिए ना हर चीज़ एक पैटर्न में होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। वो ये नहीं समझते हैं कि ओसीडी एक्चुअली में है क्या? आप बोल तो रहे हैं पर आपको ओसीडी नहीं है। ओसीडी का मीनिंग कुछ और है। जो पेशेंट्स इनसे सफ़र कर रहे हैं, आप उनसे मिलकर देखेंगे, आपको खुद क्लियर होगा। ये ओसीडी होती है एक्चुअली में। आप तो इसको एक अपने नेचुरल बिहेवियर को आप ओसीडी बोल रहे हो, दैट्स रॉन्ग। इसके बाद है कि ओसीडी के साथ हमें कुछ बीमारियाँ कह लीजिए मुफ्त में मिल जाती हैं, कि भई हाँ, चलो जी ओसीडी तो है, हाय हेलो हम भी आ रहे हैं आपके पास। इस तरीके से बीमारियाँ भी आ जाती हैं ऐसे बच्चों को और बहुत ईज़िली इनमें देखने को सिम्पटम्स मिल जाते हैं। जैसे कि डिप्रेशन सबसे कॉमन है, एंग्ज़ायटी सबसे कॉमन है, इनके ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। उसके बाद इनके कुछ रिलेटिव्स भी होते हैं ओसीडी के, जिनकी हलचल हमें देखने मिलती है। जैसे कि किसी की आदत होगी वो बाल बार-बार खींचेगा, जैसे ये चोटी है इसको बार-बार खींचेगा, बाल अपने खुले हुए हैं तो उनको खींचेगा। अपने तो खींचेगा ही, किसी और के भी खींचेगा। वो चाहे हुँ, मज़े के लिए खींचे, चाहे वो आदत बन चुकी है ना, तो खींचना ही है उन्होंने बाल। इसके बाद कई तो अपनी स्किन, ये इतनी ज़ोर-ज़ोर से स्क्रैच करेंगे, इसको खुजलाएँगे कि इसमें नाखूनों के निशान रह जाते हैं और ये छिलना शुरू हो जाती है। या स्किन को बार-बार खींचेंगे, ऐसे निकालने की कोशिश करेंगे इसको खींच-खींच के। लास्ट आता है इसमें कि ऐसे लोगों को चीज़ें जमा करने की ऐसे एडीएचडी में है कि वो फ़िज़ूल खर्ची करेंगे। बट ये लोग जैसे जैस्मीन सैंडलस है, उनको आदत है कि वो किताबें जमा करती रहेंगी, उनको पढ़ेंगी नहीं। बहुत रेयरली हो सकता है कभी 1-2 पन्ने खोल के पढ़ लें बट वो पढ़ेंगी नहीं। उनको पसंद आ गई बुक, बाकी कलरिंग अच्छी लगी, खरीद लेंगी, स्टॉक लगा हुआ है पर उसको सेल भी नहीं करेंगी। इस तरीके से बच्चे करते हैं। कि हो सकता है और ये इनकी वर्थ नहीं होती। इनको आप सेल करने जाएँगे इसका कोई वर्थ नहीं है। वो बेफिज़ूल का खर्च है, जो उन्होंने स्टॉक के बेसिस पे रखा हुआ है बट वो रखना है। उसमें से आप एक भी चीज़ उठा के दे देंगे ना घर पे हंगामा हो जाएगा। एंड वो जब तक वापस सेम चीज़ लाके नहीं दे देंगे वो सेटल नहीं होंगे। ये इस तरीके से भी हो सकता है। अब किसी को शौक हो सकता है गुड़ियों का, अब अपैरेंटली एक एज में जाके वो शौक खत्म हो जाता है, हम सेल कर देते हैं, बट वो नहीं करेंगे, वो रखेंगे उस चीज़ को। इसके बाद है हाँ, इसमें कमेंट आया था लास्ट टू लास्ट वीडियो में कि उनके बच्चे आई थिंक उनके बच्चे को होगा कि बार-बार नहाते हैं एंड अपने हाथ वगैरह धोते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम घर पे जब हैं, तो एक चीज़ कर सकते हैं कि हम घर का एनवायरनमेंट क्लीन रखें। जैसे हमने कोरोना के टाइम पे भी रखा ही था अपना घर साफ-सुथरा, एकदम स्पॉटलेस रखा था, कोई चीज़ भी वहाँ पे ऐसी नहीं थी जिसको कह लीजिए कि टच करने में किसी को दिक्कत हो। घर पे रहते हुए भी हम लोगों ने किया है। वैसे ही इनको एनवायरनमेंट घर के अंदर दें। पर घर के बाहर के लिए आपको इनको थेरेपीज़ दिलानी होंगी, वो ज़रूरी है। थेरेपीज़ में वो इन चीज़ों के ऊपर कहीं न कहीं कंट्रोल करना मतलब एक नेचुरल वे में कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि ये समझना शुरू करेंगे, अभी तो समझ भी नहीं है। घर का एनवायरनमेंट तो क्लीन कर देंगे, बट बच्चा बाहर जब जाएगा तो बाहर से आ कर के हो सकता है वो 2 दिन तक भी नहाता रहे।
1 बिल्कुल, घंटा बिल्कुल। भी नहाता रहे, 10 दिन भी नहाता रहे, हो सकता है। तो इसलिए उनको थेरेपीज़ दिलाना बहुत ज़रूरी है। हर एक एस्पेक्ट पे उनके एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, बिल्कुल क्लीन। जी, जी, जी। अब जो इससे आर्टिस्ट सफ़र कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, अगर हम इनको पॉज़िटिव वे में लोगों तक पहुँचाएँ, तो एक आर्टिस्ट भी हैं, काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो इन चीज़ों से सफ़र करते हैं, जैसे कि अजय देवगन जी। अजय हुँ, देवगन को वो खाना भी बनाते हैं, खाते भी हैं, पर वो अपने हाथों को नहीं यूज़ करते और उनको अपने हाथों में से स्मेल आती है, फिंगर्स में से। हुँ, तो वो हुँ, हुँ, स्मेल उनको इरिटेट करती है। ही इज़ ओसीडी विद द स्मेल ऑफ द फिंगर्स। हुँ, वो अगर खाना भी खाएँगे ना, चावल-दाल या कोई भी चीज़ होगी, वो स्पून या फ़ॉर्क से खाएँगे। वो हाथ हुँ, से नहीं खाएँगे, ताकि हाथ गंदे ना हो उनके। इसके बाद है दीपिका पादुकोण, उनको चीज़ों को मतलब हज़ार बार उनको सेटल करने की आदत है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो उन चीज़ों को सेटल करती रहेंगी, चाहे वो उनके पर्स के अंदर हो, चाहे वो उनके आस-पास हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, वो उनको सेटल करने में लगी रहेंगी। रणवीर सिंह जी, उनके हस्बैंड, वो एंग्ज़ायटी से सफ़र करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम्स हैं। जो विद्या बालन हैं, उनको क्लीनलीनेस का बहुत ज़्यादा है। उनको हुँ, बिल्कुल स्पॉटलेस क्लीनलीनेस चाहिए अपने आस-पास, वो ज़रा-सा भी डर्ट या कहीं पे भी स्पॉट वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो खुद लग जाएँगी साफ़ करने, बट शी वांट अ क्लीनलेस, स्पॉटलेस एनवायरनमेंट अराउंड हर। हुँ, करीना हुँ, कपूर अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, बिकॉज़ वो ही पहले थी जिन्होंने ज़ीरो फिगर साइज़ को इंट्रोड्यूस किया था इंडस्ट्री में एंड वो अपनी बॉडी को उसी शेप में मेंटेन करके रखने में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। फरहान हुँ, अख्तर को हर चीज़ पर्टिकुलरली एक तरीके से चाहिए, यानी अगर सोफ़े पे वो पड़े हैं ना कुशन्स पड़े हैं, तो वो उसी तरीके से कुशन एक ही पैटर्न में पड़े होने चाहिए। हुँ, हुँ, ये नहीं हुँ, कि अगर एक एक जगह बड़े सोफ़े के ऊपर 4 कुशन रख दें, एक तरफ सिंगल, फर्स्ट साइड सिंगल, लास्ट साइड सिंगल, बीच में 2 रख दें, नहीं। अगर एक-एक है तो एक-एक ही होगा, उसी लाइनमेंट, उसी तरीके से रखा हुआ होगा, इस हुँ, तरीके से। आयुष्मान खुराना को बहुत ज़्यादा अपने नेल्स को साफ करने की आदत है और ब्रश बार-बार करने की आदत है। वो दिन में 4 बार या 4 बार से ज़्यादा ब्रश करते हैं। सनी लियोनी को अपने फीट बार-बार धोने की आदत है। वो हर 2 मिनट में जाकर के अपने पैर धो कर के आ सकती हैं। हुँ, इसकी अच्छी फ़िल्म्स जो इंग्लिश में हैं, वो देख सकते हैं अनस्टक, फैमिली फ्रेंडली मूवीज़ हैं ये। इसके बाद है एज़ गॉड एज़ इट गेट्स, हुँ, मैचस्टिक्स मैन, 4th है टॉक टॉक, 5th है व्हाट अबाउट बॉब, 6th इज़ द ओल्ड कपल, 7th है स्लीपिंग विद द एनिमी, 8 हुँ, इज़ डर्टी फिल्थी वाइफ, 9th इज़ ओसी 87, ये डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म है, हुँ, 10th हुँ, है द एविटर, ये फ़ोबिया को लेकर के है इन बच्चों के अंदर जो होती है एंड 11th इज़ द रोड विदिन। ये कुछ मूवीज़ हैं जो इनको ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, जिससे समझ सकते हैं कि हाँ, इसके क्या-क्या, किस-किस तरीके से और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं। बाकी येस केस पे डिपेंड करते हैं कि हम किस एज के बच्चे का केस ले रहे हैं। वो एडल्ट का है, चाइल्डहुड का है, क्या सिम्पटम्स हैं, कितने सिम्पटम्स हैं। पर उनके ऊपर प्रॉपर्ली वर्क करके हम उनको एक अच्छा आगे का लाइफ देने के लिए हेल्पफुल रह सकते हैं। बट इसमें मेन सपोर्ट है पेरेंट्स, फैमिली, एनवायरनमेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट की। बहुत-बहुत शुक्रिया जी आपका एक पूरी डिटेल में आपने ऐसे रोग के बारे में जानकारी दी जो कि दीपिका पादुकोण को भी है, जो कि अजय देवगन को भी है, जो कि करीना कपूर को भी है, फरहान अख्तर को भी है और बहुत लोगों को है। और जी, ये उनको थोड़ा-सा पार्टली है, थोड़ा-सा है और बाकी लोगों को जिनको ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनके आगे क्या हालात होते हैं, वो पूरी आपने डिटेल बताई। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। थैंक यू सर। तो ये थे रितिका बर्मन जी, जिन्होंने हमें जानकारी दी ओसीडी के बारे में, जिसको हम वहम भी बोल सकते हैं, जिसको हम डर की बीमारी भी बोल सकते हैं और जिसको हम भी नाम दे सकते हैं, लेकिन है बहुत खतरनाक। इसको बहुत प्यार से टैकल करने की ज़रूरत, इसको बहुत ध्यान से इसको उन रोगियों के साथ इसका व्यवहार करने की ज़रूरत है क्योंकि वो बीमार है। हम ये नहीं कह सकते कि ये पागल है, ये पागल नहीं है, ये बीमार है। बीमार और पागल में बहुत अंतर है और ये बीमार हैं और ये बीमार जो हैं, वो उनको कैसे उनके अंदर कारण क्या रहते हैं, क्यों ये हो जाता है, उसका लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है? और क्या करें कि वो ये जो बीमारी है, ये रोग है, ये दोबारा ना आए। आज ये जानकारी दी है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दीपिका जी और उम्मीद करते हैं कि आपके थैंक यू द्वारा सर। दी गई ये जानकारी सभी दर्शकों को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो
दर्शकों से बेनती है कि ये फटाफट से फ़ोन उठाइए और जितना ज़्यादा हो सके, उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितना शेयर करेंगे, किसी एक का भी अगर भला हो गया, शायद दीपिका पादुकोण सुन ले, शायद अजय देवगन, करीना कपूर सुन देख ले और वो उनमें से क्योंकि आप इन लोगों को बहुत प्यार करते हैं सेलिब्रिटीज़ को, तो किसी एक को भी अगर इस वीडियो को देखने के बाद फ़ायदा हुआ और उन्होंने अपनी समस्या को ठीक कर लिया, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, न्यूज़ एशिया पंजाबी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।